दोस्तों, भारत की जलवायु के इस भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने भारत की जलवायु आपको समझाई थी कि भारत की जलवायु है कैसी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मैंने आपको बताया था कि मानसून बनता कैसे है। हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। इसके अलावा मैंने आपको वृष्टि छाया के बारे में बताया था कि कैसे जो बादल आते हैं या फिर जो पवनें आती हैं अपने साथ नमी लेके, वो पहाड़ों से टकराती हैं और टकराने के बाद वो बादल बना लेती हैं। तो एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा बारिश कर देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। और उस दूसरी तरफ वाले हिस्से को ही वृष्टि छाया या फिर रेन शेडो कहा जाता है, कि जहाँ पे बारिश हो नहीं रही है। देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उस वीडियो के अंदर, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत के किन किन हिस्सों में कब कब मानसून आता है और कितनी कितनी वर्षा होती है। तो इस वीडियो को समझने से पहले उस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भारत के अंदर गर्मियों का टाइम आता है, गर्मियों की ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो क्या होता है? ऐसे में जो सूरज होता है वो सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है और इस वजह से भारत में गर्मी बढ़ जाती है। अब जब भारत में गर्मी बढ़ती है तो भारत की हवा भी गर्म हो जाती है, और वो हवा जब गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे दाब कम हो जाता है, यहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो आप दक्षिण का हिस्सा देख रहे हो, हिंद महासागर वाला, इस तरफ जो वायु होती है वो ठंडी होती है। जब ठंडी होती है तो वजनदार होती है, ज़्यादा दाब हो जाता है। तो वो हवाएं बहना शुरू करती हैं भारत की तरफ, और भारत की तरफ बहते वक्त ये हिंद महासागर से जो नमी है वो उठा लेती हैं, मतलब जो पानी है वो उठा लेती हैं, वाष्प, और आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब जब आगे बढ़ती हैं तो इसको आप कहते हो दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो भारत की तरफ बढ़ता है। ये मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचता है? तो देखो, ज्यादातर जगहों पे आपको केरल मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ये 25 मई के आसपास, 25 से 26 मई के आसपास ये पहुंचता है अंडमान निकोबार। देखो, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चली तो दो हिस्सों में टूटती हैं। एक तो वो पश्चिमी घाट की तरफ जाएंगी और दूसरा जाएंगी वो इस तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ जाएंगी, और बीच में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 25-26 मई के टाइम पे क्या होता है कि जो हवाएं हैं ये केंद्रीय शासित प्रदेश में पहुंच जाती है, अंडमान निकोबार में पहुंच जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ आता है, तो आप अंडमान निकोबार लिखोगे, जो कि एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, तो आप लिखोगे केरला। तकरीबन 30 मई या फिर 1 जून के आसपास जो आपका मानसून है, सबसे पहले केरला आता है। अब आपको पता है कि केरला के अंदर आपको पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं मिल जाएंगी, जैसे कि नीलगिरी पहाड़ियां मिल जाएंगी। तो ये जो मानसून आता है ये आके इन पहाड़ियों से टकराता है। इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 2000 मीटर के आसपास होती है। तो यहीं पे टकरा के ये जो आपको तटीय क्षेत्र दिख रहा है केरला का, यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। और ये जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी केरला का हिस्सा है, इसके अलावा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे बरसात नहीं होती है, या फिर यूँ कह लो कि बहुत कम होती है। ज़्यादातर बरसात कहाँ होती है? केरला के तटीय हिस्से के अंदर होती है। तो इसका मतलब जून के शुरू होते ही केरला में बारिश शुरू हो जाती है, वो भी तटीय इलाकों के अंदर। अच्छा, ये तो पहली शाखा हो जाती है कि भाई पवन यहाँ आ गई। कुछ पवन जो होती है वो आगे भी बढ़ती है, मतलब इधर ऊपर की तरफ भी आगे जाती है। वो जो पवन होती है वो तकरीबन 10 जून के आसपास पहुंचती है महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र नजर आएगा, कर्नाटक के पास। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ये पहुंचती है और उसको पार करते ही वो मध्य भारत की तरफ चली जाती है। क्योंकि महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं वो उतनी ऊंची नहीं है, उनकी जो औसत ऊंचाई है थोड़ी कम है। इस वजह से मानसून को जगह मिल जाती है और वो आगे बढ़ता है, मतलब मध्य भारत की तरफ बढ़ता है। और मध्य भारत में राजस्थान को छूते हुए और छत्तीसगढ़ को छूते हुए वो इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो पानी है वो ताप्ती और नर्मदा जैसी नदियों को भी मिलता है। थोड़ा बहुत ही मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हिस्सा पश्चिमी छत्तीसगढ़ का है वहां पे तो बारिश होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो पूर्वी छत्तीसगढ़ है, इस तरफ का छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इस तरफ बारिश थोड़ी सी कम होती है। मतलब यहाँ पे अभी भी मानसून नहीं पहुंचता। याद रखिए, ये सब हो रहा है 10 जून के आसपास। अच्छा, इसी पवन की जो तीसरी शाखा है वो 15 जून को चलती हुई आती है और वो सीधा गुजरात से एंटर करती है। गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, यहां से एंटर करती है और इस तरीके से आगे जाती है हिमालय की ओर, मतलब पूरे नॉर्थ की तरफ आगे जाती है।
इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बीच में आपको अरावली पर्वतमाला मिल जाएगी जो कि राजस्थान से होती है। तो होता यह है कि यह मानसून अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल समानांतर चलता है। तो इसका मतलब इन हवाओं को रोकने के लिए कोई पहाड़ नहीं है। तो जो बारिश है वो राजस्थान में नहीं हो पाती है, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान की अगर आप बात करोगे। ये जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। पूर्वी राजस्थान के हिस्से में तो फिर भी हो जाती है, लेकिन पश्चिमी में नहीं होती है। इस वजह से ये जो एरिया है ये मरुस्थलीय एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है। आपको थार रेगिस्तान यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे बरसात होती नहीं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो आदि पवन जो इस तरफ पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ती है वो तकरीबन केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, थोड़ा बहुत राजस्थान और नॉर्थ की तरफ बरसात करवाती है। तो काफ़ी प्रतिशत हिस्सा जो है वो इसी की वजह से हो जाता है बरसात का। अच्छा, अब इन हवाओं के दूसरे हिस्से की बात करते हैं जो टूट के आपके पूर्व की तरफ चला जाता है। मतलब एक हिस्सा तो पश्चिमी घाट की तरफ जाता है, एक हिस्सा जाता है पूर्व घाट की तरफ। अब होता यह है कि 25 मई को तो अंडमान निकोबार पहुंच गया, केंद्रीय शासित प्रदेश पहुंच गया मानसून। लेकिन जो थोड़ी बहुत हवाएं हैं ये चलती हैं आगे और म्यांमार तट की ओर आगे बढ़ती हैं। म्यांमार तट, क्योंकि आपको पता है भारत के बगल में ही म्यांमार है और उसका एक तट है जहां पे एक बहुत लंबी अराकन पहाड़ियों की श्रृंखला है। उसी पहाड़ियों की श्रृंखला से ये मानसून टकराता है और टकराकर ये भारत की ओर घूमता है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पे पहाड़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ से ये टकराएगा और भारत की ओर घूम जाएगा। अब जब ये भारत की ओर घूमा है तो ये बांग्लादेश से होते हुए गुजरेगा, बांग्लादेश, बंगाल, सीधे आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आपको गंगा का मैदानी एरिया मिल जाएगा और ये सीधा जाके कहाँ पहुंचेगा, नॉर्थ में पहुंचेगा। और यहीं पर पूरे गंगा के मैदान है, यहीं पर ये अपना सारा पानी जो है वो रिलीज कर देगा। मतलब जितनी भी नमी ये लेके आई है हवा, ये यहीं पर रिलीज करेगी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला फिर से आ जाएगी और इस वजह से पश्चिमी राजस्थान में भी ये मानसून नहीं पहुंच पाएगा। तो मतलब यहां से जो मानसून आ रहा था वो समानांतर चल रहा था अरावली पर्वत श्रृंखला के, इसलिए जा नहीं पाया। और यहां से जो मानसून आया उसके बीच में रास्ते में कौन आ गई, अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई। तो पश्चिमी राजस्थान में पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां पे मानसून नहीं आता है, मतलब कम आता है। इस वजह से वो एरिया रेगिस्तान बन के रह जाता है। अच्छा, एक और शाखा उठती है, मतलब एक शाखा तो सीधा म्यांमार से जाके टकराती है और फिर वो भारत के अंदर एंटर करती है। एक और पवनों की शाखा होती है जो सीधे पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाती है, मतलब उसके बीच में कुछ नहीं आता। वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए निकलती है, बंगाल की खाड़ी से भी थोड़ी बहुत बरसात उठा लेती है, मतलब वाष्प उठा लेती है और सीधे कहाँ जाती है, सीधे पूर्वोत्तर भारत में जाती है। कहाँ पे, गारो हिल्स की तरफ जाती है, गारो पहाड़ियों की तरफ जाती है। आपको पता है मेघालय के अंदर पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से यहाँ पे जोरदार बारिश होती है। जोरदार से मेरा मतलब होता है तकरीबन 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मैं आपको बता दूं कि मेघालय की गारो पहाड़ियों के अंदर ही चेरापूंजी भी मौजूद है, इसके अलावा मौसिम राम भी मौजूद है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे औसतन वर्षा बहुत ज्यादा होती है। और कैसे होती है कि ये मानसून यहाँ पे डायरेक्ट आता है। जब मानसून डायरेक्ट आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वर्षा ज्यादा ही होगी। तो अब आप देख सकते हो कि दक्षिण में हिंद महासागर से जो पवनें उठी हैं वो पश्चिमी साइड में भी जा रही हैं, पूर्वी साइड में भी जा रही हैं और पूर्वोत्तर भारत में भी जा रही हैं। तो भारत का तकरीबन 90 से 92% जो मानसून है, जो बारिश है, वो इन्हीं हवाओं की वजह से होता है। मानसून यहीं से आता है। तो अब सवाल उठता है कि मानसून आता तो इस तरीके से है, जाता कैसे है? तो देखो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है इसके अंदर। जब सर्दियों के दिन आ जाते हैं, शीत ऋतु आ जाती है, तो ऐसे में जो सूर्य होता है वो मकर रेखा की तरफ होता है और भारत की जो हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती हैं। वहीं जो हिंद महासागर की हवाएं हैं वो गर्म हो जाती हैं। जहाँ पे हवाएं गर्म होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं, दाब कम हो जाता है और भारत का जो वायुदाब है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में हवाएं किस तरफ जाएंगी? निम्न दाब की तरफ ही जाएंगी। तो ये जो हवाएं हैं, भारत की हवाएं, जो मानसूनी हवाएं जिनको कहते हैं, ये सारी किस तरफ बढ़ती हैं? हिंद महासागर की तरफ। अब ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वापस जा रही होती हैं तो इनका कुछ हिस्सा जो होता है वो इस भारत की तरफ होता है, पूर्वी भारत की तरफ होता है और कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी की तरफ होता है। तो बंगाल की खाड़ी से ये वाष्प उठा लेती है, मतलब जो वाष्प उठ रही है वो उठा लेती हैं और इसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ हिस्सों में नवंबर और दिसंबर के टाइम पे, स्पेशली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तकरीबन 45 से 55% बरसात जो होती है वो जाते हुए मानसून की वजह से ही तमिलनाडु के अंदर होती है। अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो नवंबर दिसंबर के टाइम पे ये बरसात देखने को मिलेगी। तो हवाएं वापस जा रही हैं तो बंगाल की खाड़ी से पानी उठा रही हैं और जो आपका तमिलनाडु है वहाँ पे हो रही हैं।
थोड़ा बहुत पानी जो है वो हिंद महासागर की तरफ भी जाता है, मतलब वहां जाकर के ये बरसती हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि मानसून आता है तो किन इलाकों में बरसात होती है और मानसून जाता है तो किन इलाकों में बरसात होती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनता है, जो पूछ लिए जाते हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे कि भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, तो आप लिखेंगे 118 से 120 सेंटीमीटर के बीच। मतलब पूरे भारत में एक ऋतु में, एक वर्ष में जितनी वर्षा होती है उसका औसत 118 से 120 सेंटीमीटर होता है। फिर पूछा जाता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो इसका जवाब है 35%। 35% एरिया ऐसा है भारत का जहां पे 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आपको पता है पूर्वोत्तर तो इसके अंदर शामिल है ही थोड़ा बहुत, इसके अलावा गंगा घाट भी शामिल हैं, पूर्वी राजस्थान शामिल है। इस तरीके के एरिया में भी कभी कभी 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाती है औसतन। इसके अलावा जो सबसे अधिक वर्षा है वो भारत में 400 से 425 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। देखिए असम का स्पेशली मैंने नाम लिया, इसके अलावा मेघालय है, उन एरियाज में ये बारिश जो है वो 400 से 425 सेंटीमीटर के बीच में भी हो सकती है। अगर मानसून बहुत ही अच्छा आ जाए तो ऐसी स्थिति में इतनी बारिश भी हो सकती है। फिर पूछा जाएगा कि भारत में औसतन सबसे कम वर्षा कितनी हो सकती है, तो आप लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो लेह का हिस्सा है, जो लेह लद्दाख का हिस्सा है, वहां पे तो सिचुएशन ऐसी भी आ रखी है कि 9 या 9.5 सेंटीमीटर तक भी बारिश हुई है सबसे कम। और जो जैसलमेर है, जो पश्चिमी राजस्थान में मौजूद है, वहां पे तो 8 सेंटीमीटर तक भी वर्षा रही है। अब आप सोच के देखिए कि कितनी कम वर्षा है। तो इस हिसाब से जो एरिया है वो प्रभावित होता है। यहां पे एक नोट आप ध्यान में रखो कि जो भारत का पूर्वी भाग है उसमें ज्यादा वर्षा होती है बजाय के पश्चिमी भाग के। ये तो नजर भी आता है क्योंकि आप देखोगे कि जो पूर्व का जो मानसून आ रहा है वो ज्यादा वर्षा लेके आ रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है। वहां पे जो ज्यादा पहाड़ियां हैं वो रोकने के लिए नहीं है, इस वजह से पूर्वी हिस्से के अंदर ज्यादा वर्षा हो रही है। अच्छा, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे कौन सी फसलें होती है? स्पेशली वहाँ पे चावल पैदा होता है, सोयाबीन पैदा होता है। जो चावल है बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, मक्का भी पानी मांगता है। तो इस हिसाब से पूर्वी भारत में आपको ज़्यादा चावल देखने को मिलेगा। वहीं जहाँ पे वर्षा अगर 100 सेंटीमीटर भी हो जाए तो वहाँ पे गेहूं की खेती होती है। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, पंजाब के कुछ हिस्सों के अंदर भी हो जाती है। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि जहां पानी ज़्यादा है वहां चावल और जहां पानी कम है वहां पे गेहूं। इसके अलावा भी आने वाली वीडियो में हम कृषि के बारे में ज़रूर बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से हिस्से में कहां कहां किस किस तरीके की फसल उगती है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये भारतीय जलवायु का दूसरा भाग भी समझ में आया होगा। देखिए पहला भाग और दूसरा भाग दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों से सवाल बन सकते हैं, तो दोनों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।